Hello everyone, welcome to the today's session. So today we'll be discussing about Indian Partnership Act 1932 जो कि आपका थर्ड चैप्टर है ऑफ द सीए कोर्स. ठीक है. सो जब आप अपना लॉ का सब्जेक्ट खोलोगे तो आपको ये आपका थर्ड चैप्टर मिलेगा. ओके. सो टुडे विल बी डिस्कसिंग. हम एक ही दिन में पूरा टॉपिक कवर नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ ह्यूज चैप्टर. तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक करके हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे. सो आपका फर्स्ट यूनिट है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है. हम इस यूनिट पे क्या कुछ कवर करेंगे, लेट्स हैव अ ओवरव्यू. ठीक है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली पार्टनरशिप होता क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप. ठीक है. उसमें हम पढ़ेंगे कि एसेंशियल फीचर एलिमेंट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के. ठीक है. ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, आखिर पार्टनरशिप हम किसे एग्जैक्टली किस चीज को हम पार्टनरशिप कहेंगे. देन हम डिस्टिंक्शन विथ अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डिस्टिंक्शन इज डिफरेंस. ठीक है. मतलब कैसे एक पार्टनरशिप अलग है जॉइंट स्टॉक कंपनी से, कैसे वो अलग है एक क्लब से, कैसे पार्टनरशिप अलग है एचयूएफ से. एचयूएफ इज योर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ठीक है. सो कैसे एक पार्टनरशिप को ओनरशिप से अलग है और कैसे एक पार्टनरशिप एसोसिएशन से अलग है. उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर. सो इस आपके फर्स्ट यूनिट पे, दैट इज जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप में, हम ये सारी की सारे चीजें कवर करेंगे. पर आज के टॉपिक के लिए हम इसको लिमिटेड रखेंगे इसेंशियल फीचर्स तक ही. ठीक है. इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप तक ही हम इसे सीमित रखेंगे. ठीक है. ताकि आपको अच्छे से समझ में और डिटेल्ड वे पे हम इसको कवर करते चलेंगे. ठीक है. ओके. सो ये आपका स्टडी मटेरियल ही है. दिस इज व्हाट यू गेट फ्रॉम द सीए इंस्टीट्यूट. ठीक है. बिजनेस लॉज का जब आप बुक खोलोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि यही आपका एज इट इज स्टडी मटेरियल है. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. ठीक है. सो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं पार्टनरशिप की. आखिर देखो, रोज के जो रोजमर्रा की हमारी लाइफ होती है, ठीक है, या फिर हम कहें कि लेमैन, एक लेमैन से जब हम पूछते हैं कि भाई बताओ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, तो जनरली वो कहेंगे कि भाई जब दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति एक साथ आके जब कोई भी एक बिजनेस को करते हैं हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं. ठीक है, वो बात सही भी है, बट कुछ हद तक ही सही है. ठीक है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, ठीक है, एग्जैक्टली क्या होती है पार्टनरशिप हमें बताया गया है. ठीक है. सो चलिए हम अब पढ़ते हैं कि आखिर एग्जैक्टली एक्ट क्या कहता है पार्टनरशिप के बारे में. ठीक है. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. ठीक है. तो यहाँ पे हमें समझाया गया है कि पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है. ठीक है. एक रिश्ता है दो लोगों के बीच पे. और कौन से हैं वो दो लोग या फिर दो से अधिक लोग? who have agreed to share द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, जिन्होंने माना है, अग्री किया है, मतलब एक साथ उन्होंने माना है. जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप में आए हैं ना, उन सभी ने माना है कि हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे. ठीक है. और किस प्रॉफिट को? जो भी हम अपना बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे उसके प्रॉफिट्स को हम एक साथ शेयर करेंगे. एंड कैरीड ऑन, और वो बिजनेस कौन कैरी करेगा? मतलब उस बिजनेस को संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए ना. ऐसे बिजनेस खुद से तो चलेगा नहीं. तो बिजनेस को संभालने वाला कौन होगा? उसके पार्टनर्स. ठीक है. जब पार्टनर्स मिलके बिजनेस खोल रहे हैं तो उस बिजनेस को संभालने वाला कौन होगा? पार्टनर. तो ठीक है. तो अगर वो पार्टनर
अकेला ही बिजनेस कर रहा है, इन द सेंस एक्टिव। हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि एक्टिवली जो कि सब कुछ काम करेगा, मतलब सारे के सारे ऑपरेशंस को मैनेज करना, चाहे वो परचेजिंग हो, चाहे वो आपका सेल्स हो, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेज करना हो, ठीक है। तो चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो एक पार्टनर करे या फिर सभी साथ मिलके आके करें, या फिर कुछ पार्टनर्स करें कुछ ना करें, वो डे टू डे ऑपरेशंस में हिस्सा ना ले, सो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कोई एक व्यक्ति भी आके ऑपरेशंस को संभाल रहा है और बाकी के व्यक्ति रोज के रोज उस बिजनेस प्लेस पे नहीं आ रहे हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बिजनेस पे, तो भी उन्हें पार्टनर ही कहलाया जाएगा उस पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। ये आपका सेक्शन 4 में डिफाइन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। ठीक है, ओके। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, जो व्यक्ति इस पार्टनरशिप में एंटर किए हैं, मतलब जिन्होंने साथ आके ये डिसाइड किया है कि हाँ हम इस पार्टनरशिप के पार्टनर्स बनना चाहते हैं, with one and the persons who have entered into partnership with one another are individually called as partners। जो जैसे कि मैंने कहा, जो भी एक फर्म में पार्टनर्स आएंगे साथ, उन लोगों को इंडिविजुअली क्या कहा जाएगा, पार्टनर्स कहा जाएगा। एंड कलेक्टिवली उन सभी को एक साथ। ठीक है, अगर इंडिविजुअल पर्सन को आप कहोगे, ठीक है, सपोज दो लोग हैं, चलो हम आपके सुविधा के लिए तीन बना देते हैं, ठीक है, तीन व्यक्ति हैं, इन तीन को इंडिविजुअली क्या कहा जाएगा, पार्टनर्स कहा जाएगा। और जब इनको एक साथ हम रेफर करेंगे तो कलेक्टिवली इनको एक पार्टनरशिप का फर्म कहा जाएगा। ठीक है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली, कलेक्टिवली मतलब एक साथ, इन्हें एक साथ क्या कहा जाएगा, एक फर्म की तरह इन्हें एक कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड एज फर्म नेम। ठीक है, और जिस नाम के अंडर ये लोग काम करेंगे ना, उसे हम फर्म का नेम कहेंगे। ठीक है, इंडिविजुअली इन्हें हम पार्टनर्स कहेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इन तीनों को हम पार्टनर्स कहेंगे। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअली इनको रेफर करना चाहते हैं तो, कलेक्टिवली अगर हमने मतलब एक साथ हम रेफर करेंगे तो ये एक फर्म कहलाएंगे, और जिस फर्म के अंडर ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, सपोज ये मेसर्स, ठीक है, सपोज ये आपके मेसर्स ABCDEF है। ठीक है, कोई भी नाम हो, ठीक है, मतलब ये जो भी अपने फर्म का नेम रख रहे हैं हम उसे कहेंगे फर्म नेम। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप पे। ठीक है, तो क्या है एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप? देखो, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी आपसे पूछता है कि सपोज आप कोई भी एक कोई भी एक डिश प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, उस डिश को जब आपसे कोई पूछता है कि उस डिश को कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप बताते हो कि इसमें ये सारी चीजें लगेंगी। ठीक है, तो उन सारे चीजों, अलग अलग चीजों को, जो भी इस एक पूरे डिश को बनाने में लगेंगी, इन सारे चीजों को, ये सारे चीजें मिलके ही ये डिश बनेंगी। ठीक है, तो इस डिश को बनाने के लिए जो सारी चीजें लगेंगी उसे हम कहेंगे एलिमेंट्स। तो सिमिलरली पार्टनरशिप में भी, ठीक है, तो सिमिलरली पार्टनरशिप में भी किसे कहा जाएगा, कैसे पार्टनरशिप फॉर्म होगी, तो जो भी एलिमेंट्स, जो भी तत्व मिलके पार्टनरशिप को बनाएंगे, हम उन्हें कहेंगे एलिमेंट्स, उन तत्वों को कहेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको? कोई डाउट्स? ठीक है, तो आइए हम समझते हैं एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप फर्म के। ठीक है,
So the definition of the partnership contains the following elements which must coexist before a partnership come into existence. तो इससे पहले कि पार्टनरशिप पार्टनर्स आके एक पार्टनरशिप को फॉर्म करते हैं, उससे पहले ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उस सिचुएशन पे, तो ही आप कहोगे कि हाँ इनके बीच में पार्टनरशिप फॉर्म हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, मतलब उस पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है, तभी ही आप उस फर्म को आप उसे पार्टनरशिप का नाम दोगे, उसे पार्टनरशिप का दर्जा दोगे आप। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति जाके कहेगा कि ये मेरी पार्टनरशिप फर्म है, तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म नहीं कहेंगे एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म होने के लिए दो, मिनिमम इज टू। ठीक है, दो लोग तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, partnership is an association of two or more persons. Again, only persons recognized by law can enter into an agreement of partnership। ठीक है, तो जो लॉ ने हमें बताया है कि ये लीगल पर्सन्स होते हैं, हम उन्हें अगर वो आके पार्टनरशिप को बनाते हैं, उस फर्म को क्रिएट करते हैं, तो ही हम उन्हें एक वैलिड पार्टनरशिप फर्म का दर्जा देंगे। नहीं वरना हम उन्हें पार्टनरशिप का दर्जा नहीं कह सकते। ठीक है, आगे एग्जाम्पल दिया गया है। therefore a firm therefore a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner। ठीक है, कोई भी आप किसी भी एक फर्म को ले सकते हो, कोई भी एक फर्म का आप नाम लोगे तो आप इसे कहोगे कि ये पार्टनरशिप फर्म है, नहीं, बिकॉज उसको लॉ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ठीक है, एज एन इंड एज एन लीगल पर्सन नहीं है, लॉ के नजरों में एक फर्म लीगल पर्सन नहीं है, तो हम उसे पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर उस फर्म को नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल दिया है आपको। अगेन अ माइनर कैनॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, but with the consent of all the partners may be admitted to the benefits of the partnership। ठीक है, इसका मतलब है अगर कोई भी तीन या फिर चार माइनर, मतलब जो 18 ईयर से कम उम्र के हैं, अगर वो आके कहते हैं कि हमें पार्टनरशिप फॉर्म करनी है, तो उनसे हम लीगली पार्टनरशिप का दर्जा नहीं दे सकते हैं, बिकॉज वो इन द आईज ऑफ लॉ वो एक लीगल पर्सन नहीं है। ठीक है, तो हम उन्हें पार्टनर नहीं कहलाएंगे, वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे, और ना ही हम ऐसे फर्म को जिसमें सारे के सारे माइनर्स हैं, उसे हम पार्टनरशिप का दर्जा नहीं दे सकते हैं। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है आपके एक्ट में, जो कि दिया गया है कि अगर आप माइनर्स को इंक्लूड कर रहे हो अपने पार्टनरशिप फर्म में, आप कर सकते हो, पर एक शर्त है कि आप उन्हें टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब आप उन्हें प्रॉफिट्स का भागीदार बना सकते हो, पर उन्हें लॉसेस के लिए आप माइनर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। ठीक है, हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था। ठीक है, अग्री टू शेयर द प्रॉफिट, तो आपके दिमाग में आता होगा कि चलो प्रॉफिट्स का एग्रीमेंट तो हो गया, पर क्या लॉसेस का भी उनके बीच में एग्रीमेंट होता है? तो इसका आंसर है यस, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होता है। बट आपकी क्यूरोसिटी को शांत करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि कैसे प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग होता है। प्रॉफिट शेयरिंग इज तो जो भी रेशियो पे वो अग्री करेंगे। ठीक है, 1:2, अगर तीन पार्टनर है तो 1:2:4, कोई भी रेशियो पे वो अपना प्रॉफिट्स को कंसिडर कर सकते हैं, और उन्हें लॉसेस को भी कंसिडर करना होगा, उन्हें लॉसेस के लिए भी एग्री करना होगा। ठीक है, अगर वो खुद से एग्री करते हैं कि हाँ हम लॉसेस को सपोज
हम लॉसेस को सपोज 2:4:1 इस रेशियो पे शेयर करेंगे। ठीक है, ABC तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो ए का रेशियो, ए का पार्ट होगा 2, बी का पार्ट होगा 4 और सी का पार्ट होगा 1। ठीक है, तो तो इस रेशियो पे लॉसेस शेयर होंगे, उन्होंने खुद से ही एग्री किया है। सपोज उन्होंने पार्टनरशिप डीड को बनाने है, तब पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो भी आपको आगे बताया जाएगा। तो मतलब आप ऐसे समझो कि पार्टनरशिप फॉर्म करने वक्त जैसे कि कहा गया था कि आपको प्रॉफिट्स के बारे में बताना है, और उस अग्रीमेंट को करने वक्त उन्होंने लॉसेस के बारे में कुछ भी नहीं कहा है उस एग्रीमेंट पे। तो जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उसी रेशियो पे इनको लॉसेस भी शेयर करने होंगे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है उनके द्वारा एग्रीमेंट में। अगर मेंशन किया है तो उस रेशियो पे लॉसेस शेयर हो जाएंगे, अगर नहीं किया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उनके प्रॉफिट्स को, सॉरी उनके लॉसेस को उनको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और रही बात माइनर्स की, अगर उस पार्टनरशिप फर्म में कोई भी माइनर है तो उसे लॉसेस का भागीदार नहीं कंसिडर किया जाएगा, मतलब उससे लॉसेस को वसूला नहीं जाएगा। जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वे ही पूरे के पूरे लॉस का भुगतान करेंगे। ठीक है, द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि 2 इज द मिनिमम। ठीक है, मिनिमम इज 2, और मैक्सिमम के रिगार्डिंग आपका पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया गया है कि आप कितने पार्टनर्स को इंक्लूड कर सकते हो। पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इस एक्ट के तहत इस एक्ट ने, जो 2013 में अमेंडमेंट हुआ था, पहले 1956 में ये एक्ट आया था, उसके बाद 2013 में इस एक्ट को अमेंड कर दिया गया। फिर उस अमेंडमेंट में ये प्रोविजन ऐड किया गया कि उन्होंने लिमिट ऐड की कि 50 पार्टनर्स इन एनी एसोसिएशन और पार्टनरशिप, कि आप मैक्सिमम 50 व्यक्तियों तक आप अपने पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में तो नहीं है, पर कंपनीज एक्ट में इन्होंने ये मेंशन कर दिया है। ठीक है, ओके। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं है ना आपको? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब अपने सेकेंड एलिमेंट पे। तो आपका पहला एलिमेंट क्या था, पहला इंग्रेडिएंट क्या था? अगर हम, जैसे कि मैंने आपको एज अ मेटाफर समझाया था कि आप कोई भी एक डिश बना रहे हो, उसको बनाने के लिए जो भी एलिमेंट, जो भी चीजें लगेंगे हम उसको एलिमेंट्स कहेंगे ना, है ना? तो आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है अगर आपको एक पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो। ठीक है, ओके। तो अब हम आ जाते हैं आपके सेकेंड एलिमेंट पे। सेकेंड एलिमेंट है एग्रीमेंट। इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक एग्रीमेंट बनाना होगा। ठीक है, उस एग्रीमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल द पर्सन्स कंसर्न। तो जो भी उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स बनना चाहते हैं, उन सभी को इस एग्रीमेंट को मानना होगा, इस एग्रीमेंट के लिए हामी भरनी होगी। ठीक है, दिस एलिमेंट रिलेट्स टू वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। मतलब ये दिखाता है कि वॉलेंट्री मतलब अपने इच्छा से, स्व इच्छा से इस कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर में आया, मतलब ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो अपने स्व इच्छा से ये सभी पार्टनर्स इस पार्टनरशिप फॉर्म को कैरी करना चाहता है, मतलब ये वॉलेंटरीली है। ये आपका पार्टनरशिप डीड दिखाएगा कि मतलब आपने सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को अपने खुद से हाँ कहा है, कि इसमें जो भी चीजें लिखी हैं आप सभी चीजों को मानते हो। ठीक है, अबाइड करते हो। दस द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। तो पार्टनरशिप का नेचर कैसा हुआ? वो वॉलेंट्री है, आपका स्व इच्छा से, और वो कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर है। ठीक है, आपको, आप उसे एज एन कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रीट करोगे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, ओके। एन एग्रीमेंट फ्रॉम विच पार्टनरशिप रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस मे बी एक्सप्रेस, मे बी लिखा है। ठीक है, तो जो आप वो एग्रीमेंट बनाते हो,
ठीक है। जनरली उस एग्रीमेंट में क्या होता है कि उसपे सारे की सारी आपकी डिटेल्स होती हैं कि आप कितने पार्टनर्स हो, ठीक है। और वो आप किस पार्टनर, आपका फर्म का नेम क्या होगा, ठीक है। आप किस नेम के अंडर वर्क करोगे, और आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। और अगर आप, जैसे कि मैंने कहा, आप खुद से डिसाइड कर रहे हो कि लॉसेस को हम इस रेशियो पे, पर्टिकुलर रेशियो पे शेयर करना चाहते हैं, तो आपका पीएसआर, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो मेंशन आपको करना ही है, दैट इज कंपलसरी। और आपका जो लॉस शेयरिंग होता है, एलएसआर, तो आप अगर उसको मेंशन नहीं करते हो तो ये कंसिडर किया जाएगा एज पीएसआर ओनली। अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते हो कि आप लॉसेस को कैसे कंसिडर करना है, कैसे शेयर करोगे लॉसेस को, तो एज अ पीएसआर, तो वो भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे ही आपको शेयर करना होगा। नहीं, आप खुद से कोई रेशियो में शेयर करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। ये सारी बातें इंक्लूडेड होती हैं आपके पार्टनरशिप फर्म में। और भी कई सारी चीजें होती हैं कि आपका आप कैसे डिसॉल्व करना चाहते हो, क्या सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आगे जाके कौन एक्टिव पार्टनर्स हैं, कौन डोमिनेंट पार्टनर्स होंगे, सारी की सारी चीजें, मतलब इन शॉर्ट जो भी आपका पार्टनरशिप जब आप क्रिएट करते हो उस पे जो भी सारी चीजें होंगी, बस पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इस एग्रीमेंट में होते हैं, ठीक है। और इस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एग्रीमेंट होगा ना, ये आपका एक्सप्रेस, मतलब आपका लिखित दौर इन राइटिंग भी हो सकता है, ठीक है। इट में ऑल्सो भी इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब आप खुद से ऐसे मान भी सकते हो, इम्प्लाइड करना भी समझ सकते हो, मान सकते हो कि कैसे आप मान सकते हो, द एक्ट डन बाय द पार्टनर्स एंड फ्रॉम अ कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ कंडक्ट और कंडक्ट बीइंग फॉलोड, शोइंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और अगर आप कुछ व्यक्ति एक साथ आके ऐसा कंडक्ट करते हो, कैसा कंडक्ट, जो कि आपका पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है कि टू और मोर पर्सन एक साथ आते हैं और आपने खुद से अग्री कर लिया है कि हाँ, हम इस रेशियो पे प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, तो वो आपका, और आपका कॉमन पर्पस क्या होगा, बिजनेस करना ही होगा, ठीक है। और आप सभी के सभी लीगल पर्सन हो इन द आईज ऑफ लॉ, तो वो आपका एज अ पार्टनरशिप फर्म ही कहलाएगा, ठीक है। शोइंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज मतलब आपने सारे के सारे टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स को खुद से ही डिसाइड करके आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। इट मे बी ओरल और इन राइटिंग, ठीक है। पहले तो जैसे कि मैंने कहा, अगर राइटिंग नहीं है तो आप ये जो कंडक्ट सारा कर रहे हो, आप आके एक साथ बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हो, लॉसेस कैसे शेयर होंगे आपने वो डिसाइड कर लिया, कौन एक्टिव पार्टनर्स होंगे, कौन नॉन एक्टिव पार्टनर्स होंगे, ठीक है, वो भी आपने डिसाइड कर लिया। तो ऐसे सब आप रोजमर्रा के, आप रोज आके कर रहे हो, तो आपके उस कंडक्ट से यही डिसाइड होगा कि आप पार्टनर्स हो एज पर पार्टनरशिप एक्ट, बिकॉज वहां पे लिखा है टू और मोर पर्सन, एंड आपने एग्री किया है कि आप इस इस रेशियो पे प्रॉफिट्स को शेयर करोगे, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स, एंड उस पार्टनरशिप को कैरीड ऑन बाय अ सिंगल पर्सन, और that person can act on behalf of all other partners as well, ठीक है। तो अगर ऐसा सब आपके कंडक्ट में दिख रहा है तो उसे भी हम पार्टनरशिप कहेंगे। और आपकी ये जो एग्रीमेंट है, आप इसे राइटिंग में भी क्रिएट कर सकते हो, और अगर ये ओरल है तो भी इसे लीगली मान्यता दी जाएगी, ठीक है। बट ज्यादातर रिटर्न में ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज आगे जाके कोई भी डिस्प्यूट्स ना क्रिएट हो, ठीक है। ओके, सो ये थे आपके दो एलिमेंट्स। ओके, अब हम आ जाते हैं आपके थर्ड एलिमेंट पे, ठीक है। टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। ओके, so third element is, in this context we will consider two propositions. First, there must exist a business. For the purpose, the term business includes every trade, occupation and profession, ठीक है। तो अगर तीसरा एलिमेंट है बिजनेस, और अगर हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट पे बात करें तो दो चीजें हैं, ठीक है। कौन सी दो चीजों का होना जरूरी है, कि आपका एक बिजनेस रहना चाहिए, ठीक है। मतलब आप कोई ना कोई तो एक बिजनेस को
आप जिस जिस रीजन से आप एक साथ आए हो ना, आपका वो रीजन बिजनेस होना चाहिए, आपका मकसद बिजनेस करना होना चाहिए। तो ही हम उस फर्म को एक पार्टनरशिप फर्म का दर्जा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका दूसरा होना चाहिए, और वो बिजनेस क्या हो सकता है? ठीक है, द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स, वो कोई भी ट्रेड हो सकता है, मतलब आप कोई भी वस्तु को आप बेच सकते हो, चाहे आप कोई भी ऑक्यूपेशन को अगर आप परसीव कर रहे हो, आप किसी भी ऑक्यूपेशन पे हो, ठीक है, तो भी आप उसको एज अ पार्टनरशिप फर्म कहोगे। और चाहे वो कोई भी आपकी प्रोफेशन हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, ठीक है, कई सारे लॉयर्स एक साथ आके अपना पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक साथ आके फर्म बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन को लीड करते हो वो पार्टनर्स। ठीक है, और आप उसके रिगार्डिंग कोई भी पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। ओके। इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो ये पहली बात, सबसे पहली बात बिजनेस, और आपका वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, क्या क्या आपका उस टर्म बिजनेस में क्या क्या इंक्लूडेड है, सारे के सारे ट्रेड, सारे के सारे ऑक्यूपेशंस और सारे के सारे प्रोफेशंस जो भी लीगली कैरिड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी को हम मानेंगे कि वो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म को बनाने के लिए एलिजिबल है। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंडली, दूसरी चीज क्या है? The motive of the business is acquisition of gains, which leads to formation of partnership. तो आपका मोटिव रहना चाहिए कि हमें प्रॉफिट्स को गेन करना है। ठीक है, आप ऐसे ही कोई भी जो दूसरे पर्पस के लिए आप आ गए हो, में हाँ हमें चैरिटी करनी है, तो वो सब नहीं चलेगा। आपका पर्पस क्या होना चाहिए? हमें, हम एक साथ आए हैं तो उससे कुछ ना कुछ हमें गेन्स मिलने चाहिए, आपका वही पर्पस होना चाहिए। दैट्स व्हाई उन्होंने आप डेफिनेशन में ही इंक्लूड कर दिया है कि persons coming together with the motive of profit। ठीक है, सो पहली चीज बिजनेस होना चाहिए, दूसरी चीज आपका पर्पस गेन्स होना, एक्विजिशन ऑफ गेन होना चाहिए, मतलब आपका प्रॉफिट गेन करने का आपका मकसद होना चाहिए। ठीक है। Therefore, there can be no partnership where there is no intention to carry the business and share the profit thereof। तो अगर आपका इंटेंशन नहीं है कि नहीं हम बिजनेस नहीं करना चाहते, हम ऐसे ही चैरिटी के लिए आ रहे हैं, तो वो से हम पार्टनरशिप का दर्जा नहीं देंगे। ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, एक्विजिशन ऑफ गेन्स, ये दो चीजें बहुत ही जरूरी है एक पार्टनरशिप फर्म को अस्तित्व में आने के लिए। ठीक है, इतनी सी, इतने पॉइंट क्लियर हो गए आपको? हाँ या ना, मुझे आप बताइएगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, लेट मी नो। ठीक है। ओके, सो आपका फर्स्ट कौन सा था? लेट मी नो। फर्स्ट एलिमेंट था एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, सेकेंड एलिमेंट था एग्रीमेंट, थर्ड एलिमेंट इज आपका बिजनेस। ठीक है। फोर्थ एलिमेंट इज एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स। ठीक है। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। There can be no partnership where only one of the partner is entitled to whole of profits of the business। ठीक है, तो आपका उस, आप अगर पार्टनरशिप में आ रहे हो और अगर आपको सिर्फ उसके लीगली मान्यता देनी है उस पार्टनरशिप को, तो वो तभी ही लीगल होगी जब सारे के सारे पार्टनर्स जो भी उस पार्टनरशिप फर्म में है वो प्रॉफिट्स का हकदार हो, वो प्रॉफिट्स के उस हकदार हो। ठीक है, जो भी प्रॉफिट्स गेन करे हो, जितना भी, सारे के सारे प्रॉफिट सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में वो शेयर होता हो, चाहे कोई भी रेशियो हो, चाहे वो इक्वली शेयर कर रहे हो, कोई कम शेयर कर रहा हो, किसी को ज्यादा मिलता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर उससे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट का मिलना ही चाहिए, कुछ परसेंट। ठीक है, चाहे वो 0.1% हो, 0.2% हो, 1% हो, 5% हो, 10% हो। ठीक है, पर सारे के सारे पार्टनर्स को कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि सारे का सारा प्रॉफिट एक ही पार्टनर ले रहा हो। अगर ऐसा है तो वो आपकी लीगली पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी। ठीक है। पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एनी मैनर दे चूज। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था,
कोई भी रेशियो पे वो अपने प्रॉफिट्स को खुद आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। आप लॉसेस को कैसे शेयर कर रहे हो वो एसेंशियल नहीं है। इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर्स टू एग्री टू शेयर ऑल द लॉसेस, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस रेशियो पे अपने लॉसेस को शेयर करना चाहते हो, ठीक है। However, in the event of losses, unless agreed का मतलब होता है कि अगर आपने खुद के आपसी सहमति से एग्री नहीं किया है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अगर आपने एग्री नहीं किया है कि किस रेशियो पे लॉसेस को शेयर करना है, तो दिस मस्ट बी बोर्न इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोर्न मतलब आप उसे खुद पे लोगे, कैसे लोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे आप उसे खुद की जिम्मेदारी लेके आप उसे लॉसेस को उस लॉसेस की भरपाई करोगे, ठीक है। अगर कुछ भी आपने नहीं मेंशन किया है किस रेशियो पे आप शेयर करना चाहते हो, आपने अगर मेंशन किया है एग्रीमेंट में तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि उसे हम पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएंगे, उसे कहलाया जाएगा या नहीं। First is co-owners who share amongst themselves rent derived from a piece of land। तो एक लैंड है, उसके को ओनर्स हैं, मतलब कुछ ओनर्स हैं। सपोज 4 ओनर्स होंगे, ठीक है, चारों ही के चारों उस लैंड के ओनर्स हैं और वहां से उन्हें कुछ रेंट मिल रहा है। तो क्या हम उसे पार्टनरशिप कहेंगे? क्या हम उसे पार्टनरशिप कहेंगे? नो, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बिजनेस। उनका वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। उनका रियल एस्टेट का कोई बिजनेस नहीं है, वो तो बस ओनर्स हैं और उससे उनको रेंट मिल रहा है। उनका कोई भी पर्पस नहीं था बिजनेस, उनका कोई पर्पस नहीं था कि बिजनेस करें हम। और उनका कोई भी ऐसा नहीं था कि प्रॉफिट्स को शेयर किया जाए इक्वली सारों के सारों को बीच में, या फिर कोई भी रेशियो पे फॉर दैट मैटर। ऐसा उनका कोई इंटेंशन नहीं था, बस वो रेंट आ रहा था वो ले रहे थे, दैट वाज देयर होल प्रोसेस। तो इस पे कहीं पे भी पार्टनरशिप का इंटेंशन हमें नहीं दिख रहा था, कहीं पे भी उनका बिजनेस नहीं था, इसीलिए उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, ठीक है। ओके। नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब में बी फ्लोटेड इन पार्टनरशिप। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी में हाउएवर बी फ्लोटेड फॉर नॉन इकोनॉमिक पर्पसेस। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन या क्लब को हम एज अ पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, ठीक है, बिकॉज उनके मोटिव्स क्या है? यू नो, नॉर्मली एनजीओज और बाकी के सभी का मोटिव बिजनेस करना नहीं होता है, उनका मोटिव प्रॉफिट को कमाना नहीं होता है। तो हम ऐसे क्लब्स को, चैरिटेबल एनजीओज को हम नहीं कह सकते हैं कि वो पार्टनरशिप पार्टनरशिप है उनके बीच पे, उनका वो पार्टनरशिप है, हम ऐसा नहीं कह सकते। पर हाउएवर जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम कह सकते हैं ओनली फॉर नॉन इकोनॉमिक पर्पसेस, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक पर्पसेस के तहत ही अगर वो उनका नॉन इकोनॉमिक पर्पस है तो हम कंसिडर कर सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी को एज अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इज एक्स एंड वाई बाय सर्टेन बेल्स ऑफ कॉटन। दो पर्सन है एक्स और वाई, वो कुछ कॉटन को खरीदते हैं विच दे एग्री टू सेल ऑन देयर जॉइंट अकाउंट एंड शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। और वो एग्री करते हैं कि हम एक साथ आते हैं, कॉटन को परचेज करते हैं, फिर प्रॉफिट्स पे कुछ प्रॉफिट में हम उसको बेच देते हैं, ठीक है। इन दीज सर्कमस्टेंसेस एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉटन बिजनेस, ठीक है। सिर्फ कॉटन के बिजनेस तहत, उस तहत तक ही, ठीक है। वो जितना उनका बिजनेस के तक संबंध है उसके एम्बिट तक ही वो पार्टनर्स कहलाएंगे, ठीक है। अगर वो फिर और कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उनको वहां से कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। एज फार एज कॉटन का ये जो पूरा किस्सा है, हम इसके एम्बिट तक ही इनको पार्टनर्स का दर्जा देंगे, क्योंकि तो इनका बिजनेस, इनका मोटिव था बिजनेस करना और उससे प्रॉफिट्स को कमाना, इसीलिए हम इन्हें पार्टनर्स का दर्जा देंगे, ठीक है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं आपके लास्ट एलिमेंट पे,
जो कि है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो जो भी आप बिजनेस एग्री किया है आपने कि हम इस बिजनेस को कैरी करेंगे, तो जैसे कि मैंने कहा वो बिजनेस का ऑपरेशंस उसको संभालना चाहे कोई भी एक पार्टनर कर सकता है सभी के बिहाफ पे, या सारे के सारे आके कर सकते हैं, या कुछ लोग आ सकते हैं कुछ लोग नहीं आ सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे अपने पार्टनरशिप फर्म को कैरी करना चाहते हैं। ठीक है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और बाय एनी वन और मोर पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। तो उनको सारे के सारे के पार्टनर्स के बिहाफ पे एक्ट करना होगा, चाहे वो एक ही सारा का सारा काम क्यों क्यों ना करता हो। पर अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो सारे के सारे ही उस प्रॉफिट्स का शेयर लेंगे, और अगर लॉसेस हो रहे हैं तो उनके बीच पे जो भी अग्रीड रेशियो है उस रेशियो पे वो लॉसेस को शेयर करेंगे। ठीक है, चाहे काम सिर्फ एक ही ने किया हो, पर प्रॉफिट्स और लॉसेस तो शेयर बाकियों के बीच में होगा ही होगा। ठीक है। An act of one partner in the course of business of the firm is in fact an act of all partners। तो जो भी काम एक पार्टनर करता है वो माना जाएगा कि सभी के सभी पार्टनर्स ने भी उस एक्ट को किया है। ठीक है। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल। ठीक है, जो भी पार्टनर बिजनेस को कैरी कर रहे हैं मतलब सारे के सारे पार्टनर्स को हम प्रिंसिपल का दर्जा देंगे, एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर्स। ठीक है, और वो दूसरे पार्टनर्स का एज एन एजेंट वो वर्क करेगा, मतलब एज एन एजेंट वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ही इज एन एजेंट सो फार एज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स। ठीक है, हम कब उसे एजेंट कहेंगे? जब वो दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे एक्ट करता हो। ठीक है, जब वो दूसरे पार्टनर्स का कुछ काम करता हो, मतलब अपने ही बिजनेस पे पर दूसरे पार्टनर्स के एम्बिट का भी वो काम करता हो, तो हम उसे कहेंगे कि वो एजेंट है दूसरे पार्टनर्स का। और हम उसे प्रिंसिपल कहेंगे टू द एक्सटेंट दैट ही इज बॉन्ड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक है, और वो जब खुद का काम करता हो और दूसरे पार्टनर्स का जो भी काम है, सपोज दूसरे पार्टनर्स ने इसे कुछ काम सौंपा है करने के लिए, मतलब वो जब खुद के लिए एज अ खुद पार्टनर बन के काम करेगा, हम उसे प्रिंसिपल कहेंगे। जब वो दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे काम करेगा, उनका भी काम करेगा, उनको रिप्रेजेंट करते हुए काम करेगा, तो हम उसे एजेंट कहेंगे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? एजेंट कब उसे एजेंट कहा जाएगा और कब उसे प्रिंसिपल कहा जाएगा? जब वो दूसरों को रिप्रेजेंट करते हुए काम करेगा उसे एजेंट कहा जाएगा, जब वो खुद का काम करेगा बाकियों को भी बाइंड करते हुए। ठीक है, मतलब अगर वो कोई भी लॉस इनकर करता है तो जो भी रेशियो पे एग्री किया है बाकी के पार्टनर्स भी उस लॉस को झेलेंगे, जो अगर ये एक ही बंदा प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरों के ऊपर वो मान्य नहीं होगा, बाकी भी प्रॉफिट शेयर करेंगे इन देयर अग्रीड रेशियो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इट मे बी नोटेड दैट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी। तो सच्ची का वो जो आप जब आप किस बेसिस पे कहोगे कि ये हाँ पार्टनरशिप है? ट्रू टेस्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। जब आपके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है ना, तो रादर देन शेयरिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयरिंग के अलावा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका पार्टनरशिप में? म्यूचुअल एजेंसी। यही जो आपका प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है ना, मतलब आपके सारे के सारे एक्ट्स दूसरे पार्टनर्स पे भी बाइंड करेंगे, और जो भी दूसरे पार्टनर्स है ना उन सारे के सारे एक्ट्स आप पे आके बाइंड करेंगे। दैट इज द म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, आपका सारा का सारा किया हुआ जो भी काम है वो दूसरों को भी रिप्रेजेंट करेगा, दूसरों को भी इम्पैक्ट करेगा, दूसरों का सारा दूसरे पार्टनर्स का भी सारा काम किया हुआ जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है वो आप पे भी इम्पैक्ट करेगा, वो आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी डिसीजन ले रहे हो, वो चाहे कोई भी कदम उठा रहे हो, ठीक है, वो आप पे भी उतना ही लागू होगा जितना उनके ऊपर लागू होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी।
ठीक है, तो जिस आधार पे पार्टनरशिप टिकी हुई है वो है आपका म्यूचुअल एजेंसी, इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा पार्टनरशिप टिका हुआ है। ठीक है, इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट देयर विल बी नो पार्टनरशिप। अगर यही आपके बीच में नहीं है, आप आगे जाके कह दोगे कि भाई ये तो मैंने सारा का सारा मेहनत किया है, आपके ऊपर अब ये प्रॉफिट्स का कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो हम उसे पार्टनरशिप नहीं कहलाएंगे। ठीक है, उसे हम पार्टनरशिप, उस फॉर्म को हम पार्टनरशिप का दर्जा नहीं दिया जा सकेगा, बिकॉज उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग थी। ठीक है, एलिमेंट्स आपको क्लियर हो गए। आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या था? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट था एग्रीमेंट, आपके बीच पे एग्रीमेंट होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पूरा समझाया कि पार्टनरशिप डीड आपके बीच में बननी चाहिए। ठीक है, थर्ड एलिमेंट था बिजनेस, अगर आप पार्टनरशिप के करना चाहते हो, आप पार्टनरशिप पार्टनरशिप में आना चाहते हो, तो आपको कोई ना कोई एक बिजनेस, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, आप उसे कैरी कर सकते हो। आपके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉफिट्स को शेयर करने का। और फिफ्थ एलिमेंट है बिजनेस टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, डोरमेनेंट पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कि सारे के सारे बिजनेस के ऑपरेशंस पे एक्टिवली पार्ट लेता है। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो कि एक्टिवली पार्ट नहीं लेता है। ऐसे सारे के सारे आपके टाइप्स हैं जो कि आप आगे जाके अच्छे से समझोगे। तो फिलहाल मैंने आपको ये पॉइंट समझने के लिए इनफ एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक है, इनफ एक्सप्लेनेशन है कि कैसे के सारे एक काम करता है तो वो दूसरों पे बाइंड करेगा, दैट इज एक्टिव पार्टनर का, जैसे कि मैंने केस दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया स्लीपिंग पार्टनर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा प्रॉफिट एक्टिव पार्टनर ही लेके जाएगा, स्लीपिंग पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, थोड़ा बहुत शायद कम मिल सकता है, वो उनके बीच पे है। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ये स्लीपिंग पार्टनर है तो इसे कम मिलेगा, ऐसे जरूरी नहीं है। उनके बीच पे जो भी अग्रीड रेशो है उसमें, वो उस रेशो पे उसको प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन। ठीक है, तो होप आपको इतनी जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको समझ में आया होगा। पहले हमने पढ़ा पार्टनरशिप को क्या डिफाइन किया जाता है सेक्शन 4 के तहत। उसके बाद हमने एलिमेंट्स को पढ़ा, कौन से हैं वो 5 तत्व जो कि मिला के एक पार्टनरशिप को बनाते हैं। ठीक है, सो होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ यू हैव लाइक्ड इट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स को परसीव कर रहे हो। ठीक है, कोई भी, चाहे वो कोर्स हो, चाहे वो सीए परस्यू करना चाहते हो या फिर कर रहे हैं, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीएमए हो, या फिर कहीं और जगह पे भी, अगर ये टॉपिक पार्टनरशिप एक्ट का एलिमेंट्स वाला ये टॉपिक अगर उनको एप्लीकेबल है, तो प्लीज शेयर इट विद देम, ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, so if you like the session, don't forget to like it. Also don't forget to share it with your friends, and हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिल जाए। ठीक है, तो दिस वाज इट फॉर द टुडे सेशन, आई विल बी रैपिंग अप नाउ। ठीक है, सो until we meet next time, bye bye everyone and take care.